તમારું વિનોબાના વિચારો સાથે સૌથી પહેલા સંપર્ક ક્યારે થયો હતો? હિન્દીમાં કહેજો. 1953 में 1953 मैं पढ़ता था यहाँ इंटर साइंस में, कॉलेज में, साइंस फैकल्टी में, बड़ौदा में। और हर वैकेशन में मैं विद्यार्थी शिविर में चला जाता था, श्रम शिविर में। तो 1953 के मई महीने में मैं शिविर में गया। वहाँ 5 कलाक श्रम करना पड़ता था, रास्ता बनाते थे हम लोग। और दोपहर के बाद एक लेक्चर होता था। तो नारायण वी देसी आए थे, नारायण वी देसी ने प्रवचन दिया और उसमें उन्होंने विनोबा की और बुधन की बात की। पहली बार सुना मैंने और मुझे लगा कि ये अच्छा काम है। श्रम शिविर में आते हैं तो साल में 15-20 दिन के लिए आते हैं, पूरा जीवन इसमें देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विनोबा जी का जो काम है, महात्मा गांधी का जो काम था उसी को आगे बढ़ाने का काम है। आज़ादी मेरी अहिंसा से, अब अहिंसक तरीके से ज़मीन का बंटवारा भी करना है। मेन प्रॉब्लम ज़मीन का है, भूमि समस्या सबसे ज़्यादा है। तो भूदान यज्ञ शुरू किया है, करुणा के रास्ते से, कत्ल नहीं, कायदा नहीं, करुणा के रास्ते से ज़मीन का बंटवारा हो। मुफ्त में ज़मीन मांगना, लोग ज़मीन देते हैं, ज़मीन बांटेंगे गरीबों में। जिनको ज़मीन जोतना आता है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स, उनको ज़मीन बांटनी है। अच्छा काम है, मुझे लगा इसमें लग जाना चाहिए। फिर विनोबा जी की एक किताब थी शिक्षण विचार, वो मेरे पढ़ने में आई। उसमें विनोबा ने कहा था आज का जो शिक्षण है वो मैकोले का शिक्षण है, गुलाम बनाने वाला। उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षण लेना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षण नहीं दे सकते हो तो कोई हर्ज नहीं, इसको छोड़ो। पहले मैंने निर्णय कर लिया कि इसको छोड़ना है। घर में बात की तो कोई सम्मत नहीं। मेरे पिताजी घर में वाले कोई सम्मत नहीं, डॉक्टर हो जाओ। बी ग्रुप था मेरा डॉक्टर होने के लिए। और अच्छे मेरे दोस्त आज भी डॉक्टर है बड़ौदा में, तो हो जाता डॉक्टर। मैंने कहा नहीं, तुरंत छोड़ना ही है अब तो। उनको पसंद नहीं आया तो कहा कि तुमको पसंद नहीं है तो तुम्हारा घर भी छोड़ता हूँ। ऐसा करके घर भी छोड़ दिया 19 साल की उम्र में। 1953 19 साल की मेरी उम्र थी। 15 अगस्त 15 अगस्त आज़ादी दिन। कॉलेज में नहीं गया। पिताजी ने माना कि 2-3 दिन नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि मैं तो पैदा हुआ बर्मा में और वहाँ से बड़ौदा में आ गया, गांव दिखाई नहीं था, क्या करना कैसे करना। लेकिन पढ़ा इतना विनोबा का साहित्य, गांधी का साहित्य छोड़ करके अभी तो क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब तो इसको छोड़ना ही है। तो घर भी छोड़ दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी और इसमें आ गया। तो उसके बाद भूदान में घूमा सारे भारत में। विनोबा जी का दर्शन पहली बार किया 1957 में, केरल में थे विनोबा जी। केरल में विनोबा जी के साथ रहा कुछ दिन, कर्नाटक में रहा, गुजरात में रहा, बंगाल में रहा। कुल मिलाकर 6 महीना हुआ होगा। विनोबा का रिपोर्टर था मैं। विनोबा जी बोलते थे हिंदी भाषा में, स्थानिक भाषा में उसका तर्जुमा किया जाता था। तो हमको टाइम मिल जाता था। मैं शॉर्टहैंड नहीं जानता हूँ, लेकिन विनोबा हिंदी में एक वाक्य बोले, उसका एक वाक्य बंगाली में, फिर बंगाली से हिंदी में हिंदी में से बंगाली में ट्रांसफ़र होता था, ट्रांसलेट करते थे। उस दौरान मैं लिख लेता था। विनोबा जी के हर रोज़ 3 लेक्चर होते थे। माई रिपोर्टर 10-11 पेज फुल स्केप लेक्चर होता था एक। 3 लेक्चर रोज का, हाथ से लिखना। उस ज़माने में जेरॉक्स भी नहीं था, टाइपराइटर भी था नहीं, हमारी यात्रा में नहीं था, हाथ से लिखते थे। मैनीफोल्ड पेपर में कार्बन लगाते थे, साथ साथ निकालते थे बहुत ज़ोर से। यहाँ सब सूज जाता था, फूल जाता था हाथ पर।
आज काम नहीं हुआ तो कल तो दूसरा आने वाला ही है, तो रात को 11 बजे तक जाग करके पूरा करना होता था काम। नवाजी का रिपोर्टर, मैं अकेला गुजराती था, बाकी सब दूसरे प्रांत के लोग थे। कर्नाटक में भी ऐसा हुआ। तालीम भी विनोबा की यात्रा में ऐसे ही मिली मुझे, और उसमें अपने को अच्छा लगा, हो गया विनोबा के साथ। तो दादा वहाँ पे आपने एक ये कहा कि करुणा से ज़मीन को बांटना है लैंडलेस लिबरर के लिए। वो करुणा का जो भाव है वो कैसे पैदा होता था? आप उनके साथ जब घूमते थे? विनोबा जी लेक्चर देते थे तो हम लोग रोज़ सुनते थे। दिन में 3 लेक्चर होते थे। विनोबा जी ने उसमें सिद्धांत बनाया था कि मान लो आप 5 भाई है, इसके बजाय मैं आपका एक छठा भाई हूँ, ऐसा छठा भाई मान करके छठवां हिस्सा मुझे दे दो, मैं गरीब को बांटूँगा। आज जो ज़मीन जोतता है उसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास ज़मीन है वो जोतता नहीं है। लैंडलेस लेबर और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, तो जो जोतता है उसको ज़मीन देनी है, वो ज़मीन मिलेगी, उसको ज़मीन देंगे, हथियार औजार भी देंगे, वो खेती करेगा तो आपका दुश्मन नहीं होगा। आप उसकी देखभाल करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा गांव में। उस ज़माने उस जो तेलंगाना में थे विनोबा जी, हैदराबाद में, तो वहाँ बहुत हिंसा हुई थी। साम्यवादी लोग ज़मींदारों को मार देते थे, लेकिन किसी को ज़मीन हाथ में आती नहीं थी, कि ज़मीन कोई घर में छुपाने की चीज़ नहीं है, ओपन है ज़मीन, तो कब्जा नहीं कर सकते थे। तो दिन में पुलिस वाला आता था, रात में साम्यवादी आते थे। लोग भी उब गए थे, क्या करना कैसे करना। विनोबा ने बताया रास्ता। 1951 में 18 अप्रैल को पोचमपल्ली, तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव, वहाँ से भूदान की यात्रा शुरू हुई। विनोबा जी ने मांगना शुरू कर दिया, लोग देते गए। फिर विनोबा जी ने संकल्प किया सारे भारत में काम करेंगे। तो जो पुराने गांधीवादी लोग थे, जो पॉलिटिक्स में नहीं गए, सभी लोग विनोबा से जुड़ गए और मदद की। विनोबा गुजरात में 58 में आए, उसके पहले 1 लाख एकड़ ज़मीन गुजरात में मिल गई थी। जयशंकर महाराज, बबुल भाई मेहता, जुगतराम दवे, मुनि संतपाल जी और छोटे मोटे कई, नारायण देसाई और छोटे मोटे कई कार्यकर्ता घूमते थे। कभी अकेले घूमते थे, कभी टोली में घूमते थे। ज़्यादातर पद यात्राएँ चलती थी, पैदल यात्राएँ चलती थी। विनोबा जी की बात जो होती थी वो ही मांगते थे हम, वही बात करते थे लोगों को, और लोगों में प्रेरणा होती थी। प्रेम से, शांति से, अहिंसा से काम करना है। गरीब को अपना भाई मानना है। गांव में रहता है, हमारा भाई है, भूखों मर रहा है, उसको औजार दो, उसको ज़मीन दो। लोग देते थे। 1 लाख एकड़ ज़मीन मिल गई, उसमें से 50,000 एकड़ ज़मीन बांटी गई। आज मैं भूदान समिति का अध्यक्ष हूँ, गुजरात का भूदान समिति का अध्यक्ष। बांटने का तो कुछ रहा नहीं, लेकिन जो भूदान की ज़मीन जोतता है उसको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास फंड भी है। 3 लाख रुपये का फंड उस ज़माने में था, रविशंकर महाराज को लोगों ने दिया था। जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो पैसे दे देते थे महाराज को, कुआं बनाओ, बैल खरीदो, गाड़ी खरीदो, हल जोतने के साधन वगैरह उनको दो। तो ऐसे लोगों को जो मांग होती थी उसको देते थे। जिनको ज़मीन दी गई, ज़्यादातर हरिजन, आदिवासी, पिछड़े हुए लोग, ऐसे लोग थे। उनके पास बेचारे के पास कुछ साधन वगैरह औजार नहीं थे, तो हम देते थे। तो गांव में संप बना रहता था, प्रेम बढ़ता था, अच्छा काम था। आज कल्पना नहीं कर सकते ज़मीन का भाव क्या है, कितनी कीमत बढ़ गई। 50,000 एकड़ यानी क्या, मिली उसको छोड़ो, लेकिन बांटी गई लोगों में। 50,000 एकड़। आज ये ज़मीन 3 एकड़ 1 रुपये में हमको मिली। आज 1 फुट का भाव यहाँ 1400 रुपया है। इस एरिया में 1400 रुपया 1 फुट का भाव।
कि 3 एकड़ ज़मीन है, 1 रुपया में गवर्नमेंट ने दी। ये बहुत बड़ी क्रांति है। आज अगर आप याद करते हो तो आपको विनोबा की कौन सी वो बातें याद आती हैं जब आप जाके उनसे मिलते थे? तो पर्सनली जब आप उनके साथ वहाँ मैंने गांधी को देखा नहीं, महात्मा गांधी को, लेकिन विनोबा को देखा है। विनोबा को देखा है, उसके साथ रहा हूँ। मैं जवान था उस वक्त, 25 साल का लड़का, तो बहुत चिकित्सा करता था, बारीकी से देखता था विनोबा में कोई नुस्ख मिल जाए तो ऐसा खोजता रहता था। लेकिन मैंने देखा वो पुरुषोत्तम विनोबा सुपरमैन था। अपने को मानता हूँ महापुरुष विश्व में मनुष्य जाति में पैदा नहीं हुआ ऐसा कोई आदमी, पहली बार विनोबा पैदा हुआ मनुष्य जाति में। विनोबा का जो संयम था, अद्भुत संयम था। कई किस्से हैं ऐसे, कई प्रसंग मैंने देखे हैं। ऐसा कोई इंसान मैंने देखा नहीं विनोबा का। कोई रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, विनोबा स्वयं भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे और कर्मयोगी भी थे, साक्षात्कारी पुरुष थे। विनोबा ने भूदान का काम शुरू नहीं किया होता तो बहुत बड़ा संत होते हैं रामकृष्ण परमहंस की तुलना में, रमन महर्षि की तुलना में। लेकिन उन्होंने कर्मयोग भी किया। उन्होंने जो काम किया, 13 साल तक 70,000 किलोमीटर की पदयात्रा, अखंड पदयात्रा उन्होंने की 13 साल तक। ऐसा पुरुषार्थ किसी ने किया नहीं, भारत भर में किसी ने किया नहीं, अभी तक नहीं हुआ, दुनिया में किसी ने किया नहीं। 70,000 किलोमीटर की पदयात्रा, अखंड पदयात्रा, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह 5 बजे विनोबा अपने पड़ाव से निकल जाते थे। कुछ भी हो, बारिश हो तो भी, ठंड हो तो भी, कुछ भी हो तो भी विनोबा निकल गए। मौन रखते थे, चलते थे हम लोग विनोबा के साथ। विनोबा के पाँव में मीटर लगा हुआ था, 20 मिनट 1 मील, 1 मील 20 मिनट। विनोबा का हर रोज़ का नियम 10 मील चलना, 10-12 मील में पड़ाव आ जाता था, उसके हिसाब से विनोबा चलते थे। मैं पैदल यात्रा विनोबा के साथ करता था, विनोबा के पीछे ही रहता था। 1 घंटे तक सुबह में पहले 5 से 6 बजे तक मौन, पदयात्रा में कोई बोलता नहीं था। 6 बजे के बाद सूरज निकलता था तो विनोबा जी वहाँ रुक जाते थे। कहीं जंगल में, कहीं कहीं भी हो, वहाँ प्रार्थना करते थे, सूरज की प्रार्थना। और विनोबा जी कुछ कहना होता तो कहते भी थे हमको। टोली अंदर की टोली, करीब 100 लोग थे उसमें। स्थानीय कार्यकर्ता होते थे, मेहमान आते थे, वो भी होते थे, गवर्नमेंट के लोग भी होते थे, हम भी होते थे, विनोबा जी को संभालने वाले भी। विनोबा जी का प्रवचन हुआ, कभी नहीं भी करते थे प्रवचन। उसके बाद विनोबा की बोलना शुरू, मौन भंग हो गया। फिर जो मेहमान आया वो विनोबा जी को, विनोबा का एक हाथ, दोनों विनोबा चल सकते नहीं थे, ऐसे ऐसे डिग जाते थे। विनोबा का खुराक भी इतना हिसाब से माप तौल से खाते पीते थे। एक पानी का बूंद भी बिना समय के पीते नहीं थे विनोबा। ऐसा मैंने देखा ही नहीं कभी। विनोबा जी को लेक्चर, गेस्ट आते थे सुबह में 6 बजे, उसको मुलाकात दी जाती थी। गुजरात में विनोबा जी 58 में आए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। वो भी विनोबा की पदयात्रा में चलते चलते बात करते थे विनोबा जी के साथ। हर साल पंडित नेहरू आते थे, कहीं भी हो विनोबा किसी जगह वहाँ पहुँच जाते थे। राष्ट्रपति भी आते थे, विदेशों के बड़े बड़े मेहमान भी आते थे, सभी यात्रा में, पैदल यात्रा में। विनोबा कहीं जाते नहीं थे, यात्रा छोड़ करके विनोबा की अखंड यात्रा चलती रहती थी, मिलने के लिए सब आते थे। ऐसा लगता था कि ये आप क्यों कर रहे हैं, या फिर कभी ऐसा आता था कि अब ये आगे कैसे चलेगा? कोई भी ऐसे प्रश्न कभी आए हैं आपके मन में? हम विनोबा जी के पास रहते थे तो जैसे बैटरी चार्ज होती है, चार्जर होता है, वैसे चार्ज हो जाते थे।
वहाँ से वापस आ जाते थे अपने क्षेत्र में। लोगों को दिखते थे तो ऐसे ही वैसे लोग जो आज है वैसे ही लोग उस वक्त भी थे। मैंने विनोबा जी को एक बार पूछा कि आपके पास आते हैं तो यहाँ बैटरी चार्ज हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है कि क्रांति हो जाएगी। फिर लोगों के पास जाते हैं तो लगता है कि कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों? मैंने विनोबा को पूछा कि बिहार में आप इतना समय कमा रहे हैं, 1.25 वर्ष 15 माह उन्होंने सिर्फ गया ज़िले में, गया ज़िला आज नोटोरियस है, बाहर वो बागी लोगों का प्रदेश है, गुंडा राज है। विनोबा ने 1.25 साल निकाला एक ज़िले के लिए। मैंने कहा गुजरात में साहब सिर्फ 4 महीने के लिए आप आएंगे और यहाँ 1.25 साल एक ज़िले में बिहार में। बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जयप्रकाश नारायण हुए, इतने बड़े संत हुए, फिर भी बिहार तो ऐसा ही है, आप क्यों समय गंवा रहे हैं? मैंने कहा ऐसा मत सोचो। विनोबा ने कहा ऐसा मत सोचो, इतने सारे हुए उसके बाद ये है, अगर नहीं होते तो क्या होता, ऐसा सोचो। ऐसा मैंने विनोबा के पास हर एक चीज़ के जवाब थे और जवाब भी ऐसे थे कि हमारे बोलने की मुंह बंद हो जाता था। बहुत तर्क प्रधान विनोबा जी, महाज्ञानी विनोबा। सभी धर्मों के धर्म पुस्तक उसकी मूल भाषा में बाइबल पढ़ने के लिए लेटिन पढ़ा उन्होंने, लेटिन में बाइबल पढ़ा, अरबी सीखा, अरबी में कुरान पढ़ा विनोबा ने। सिर्फ पढ़ा इतना ही नहीं, उसका सार निकाला दूसरे धर्म के लोगों के लिए। उनकी किताबें हर एक धर्म के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है विनोबा जी ने। भारत की सभी भाषाओं का ज्ञान, सभी भाषाओं का ज्ञान, विश्व के सभी धर्मों का ज्ञान। यानी विनोबा क्या नहीं थे, ऑल इन ऑल विनोबा थे, एनसाइक्लोपीडिया। दादा आज सोचता हूँ तो असंभव लगता है, जिस तरह से मेरे जीने की बसर हुई इस तरह से कोई चाहे तो भी नहीं जी सकता है। आज ज़माना भी बदल गया है। तो आज के ज़माने में विनोबा के विचार को कैसे हम उसको उसको कैसे आज के ज़माने में उसको कैसे देखेंगे? विनोबा के आंदोलन था, पूरा त्याग का आंदोलन था। हम्म, उस ज़माने में त्याग वाले की कीमत थी। आज के ज़माने में त्याग का ज़माना नहीं रहा, भोग का ज़माना है। आज पैसा है, भाई भाई के बीच झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा पैसे के लिए। बाप को बेटे रखते नहीं, उस ज़माने में वृद्धाश्रम था ही नहीं। आज ठहर ठहर चारों ओर वृद्धाश्रम है, बूढ़े लोगों को वहाँ भेज देते हैं पैसा की बोल वाला। तो आज होगा नहीं है। तो आज अगर उसको रेलेवेंट करना है तो कैसे कर और सकते कोई इतिहास में कोई चीज़ भी कभी रिपीट नहीं होती। वो ज़माना था, वो चला तो चला। अब नया ज़माना, कोई नया आदमी आएगा, कुछ निकालेगा, तब अलग बात होगा, वो रिपीट नहीं हो सकता है यार। उस ज़माने हम रिजर्वेशन था ही नहीं है। हमको कलकत्ता जाना होता था तो टिकट लेते थे, फिर 500 किलोमीटर से लंबी यात्रा होती है तो उसको 4 आना देना पड़ता था। 4 आने यानी 25 पैसा, 25 पैसा में रिजर्वेशन उसी टिकट पर कलकत्ता तक, एक कोच लगता था उसमें। आज क्या है, आज सोचता हूँ तो भी कल्पना में नहीं आता है। कभी 2.5 साल का था, उस वक्त हम कलकत्ता गए थे एक बार। विनोबा जी जमशेदपुर में थे, विनोबा जी के पास रहे, फिर वहाँ से कलकत्ता गए, फिर वापस आए, बारडोली में उतरे। उस वक्त उसको 3 साल हो गया कपिल को। आधी टिकट लग गई, पहले बिना टिकट का था, 3 साल होने पर आधी टिकट लग जाती है। आधी टिकट निकाल करके लाए, बड़ौदा आए। पैसा कितना होता, जितनी ज़रूरत पड़ती थी, आवश्यकता उतना पैसा होता था, समाधान हो जाता था। पैसा बचाने की कोई ज़रूरत सोचा ही नहीं कभी। बैंक में रखे, अपना कोई खाता, बैंक, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, इंश्योरेंस, कुछ रखा ही नहीं कभी। आज भी हमारा मैरिज भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैरिज रजिस्टर नहीं करवाया अभी तक। बच्चे भी है, बच्चों के भी बच्चे हो गए, उन्होंने कराया होगा पता नहीं।
बहू ये भी है तो कोई गहना वहना सोना चांदी का कभी झगड़ा हमारे घर में हुआ नहीं। खादी पहनते हैं तो क्या कपड़ा पहनना, ये लाओ ये लाओ, ये शादी में जाना है, कभी ऐसी हमारे घर में बात ही नहीं होती है। जो दुनिया में जो सब चलता है वैसा हमारे यहाँ है ही नहीं। ये भी कपड़ा शुक्रवारी बाज़ार से ले आया मैं। ये खादी का कपड़ा है, थोड़ा छोटा पड़ता है, सिवा जल का कपड़ा कोई पहनता नहीं है। तो 50-50, 60-60 रुपये में 10 ऐसे शर्ट मिल गए तो ले आया, अब पहनता हूँ घर में। मुझे कोई कभी भी ऐसा लगा नहीं कि कपड़े से अच्छा लगता है आदमी, कभी सोचा भी नहीं ऐसा मैंने। जब कॉलेज में था 19 साल की उम्र में तो 4 आने में सिर को साफ कर देता था। 4 आने में 3 महीने तक उसका बजट हमारा 1 रुपया, 1 वर्ष का 1 रुपया हजामत के लिए। कभी सोचा भी नहीं ऐसा कि ऐसा क्यों, जवानी 19 साल की उम्र थी तो कुछ ऐसे फैशन करनी चाहिए, कटिंग बकटिंग ऐसा विचार ही नहीं आया कभी कुछ। कपड़े में भी ऐसा, जीवन में भी ऐसा, खाने में भी आज भी ऐसा है। थाली में जो भी परोसा गया वो पसंद आए कि नहीं पसंद, ऐसा सोचा ही नहीं कोई ने। कोई ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, जो थाली में आया और थाली साफ़ कर देने की, बिल्कुल बगाड़ नहीं, ख़राब नहीं करनी है चीज़ को। जो भी आया खा लिया। आज 80 साल हुए, आदत ही ऐसी बन गई है। बच्चों को भी ऐसे सिखाता हूँ, ये अन्न ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है अन्न, उसको ख़राब नहीं करना। जितनी भूख है उतना ही लो, जितना लो उतना खा लो, और उसमें पसंद की कोई सवाल ही नहीं, पसंद नापसंद का। ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, ये बुरी लगती है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं। सब आता है, सब दूसरे लोग खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा, ऐसा मन ही वैसे बना लिया है, सहज हो गया है। कोई इसमें कोई बड़ी त्याग किया है ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। खादी पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि यही तो है हमारे लिए। मैंने कभी कोई दुकान देखी नहीं कपड़े की। खादी भंडार में गए, खादी भंडार से लिया। पहले तो जब कॉलेज छोड़ी तो हाथ से काट करके ही पहनता था, 7 साल तक ऐसा पहना। बाज़ार से भंडार से भी खरीदी नहीं करना खादी की, हाथ से काटना, उसको बुनाई करना। बुनाई मुफ्त में होती थी। कपड़ा जो आया तो हाफ पैंट और इतना छोटा सा, उतना ही होता। घूमता रहता था, यात्रा में घूमता रहता था, समय कम मिलता था, लेकिन चरखा हमेशा साथ में रखता था। एक जोड़ कपड़ा, एक पैर कपड़ा, एक दरी, एक ओढ़ने का, एक पानी का लोटा और एक चरखा और बुनी, बस इतना साथ। यही मिलकर अपनी जीवन में जो अपने साथ है वही अपनी मिलकर, दूसरी कहीं जगह कुछ रखा ही नहीं। लेकिन वो सहज, विनोबा को देखते थे, महात्मा गांधी की बातें सुनते थे, तो फिर भी हमको लगता था हमारे पास संग्रह है, ज़्यादा है, ऐसा सोचते। इतना होने पर भी ज़माना बदल गया है। तो अगर आपको अभी की पीढ़ी को एक विचार देना हो तो आप क्या देखो, दोगे? जो व्यवहार है उसमें चीज़ें बदलती रहती है, मूल्य एक ही है। त्याग में आनंद समझो, त्याग में ही आनंद है, भोग में नहीं है। ये वाक्य परमानेंट रहेगा। हमारे ज़माने में ये जैसे जीते थे, आजकल लड़के ऐसे नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हम एक पैर रखते थे कपड़े, वो 3-4 रखेंगे तो माफ़ है। सादगी कंपेरेटिव है। हम सेविंग्स कभी नहीं करते थे, वो अपने पास पैसे रखते हैं तो ठीक, अमेरिका से आना है जाना है, पैसे रखने पड़ेंगे उनको तो माफ़ है। लेकिन उसका मोह न हो, पैसे का मोह न हो। 99 रुपये है तो 100 कैसे हो जाए, उसकी फिराक में नहीं रहना है हमको। गुजराती में कहावत है, 99 दुक्को, 99 है तो कैसे 100 हो, 100 का 200 कैसे हो, 200 का 300 कैसे हो, ऐसा चिंतन, दुनिया भर का चिंतन ऐसा होता है।
लेकिन जिसका चिंतन ऐसा है, पैसा है खर्च करते हैं, लेकिन उसका कोई मोह नहीं है और उसके पीछे लालच नहीं है, लालच नहीं है, समाधान है। हाँ, हम जैसे जिए वैसे तो कोई, महात्मा गांधी जैसे जिए वैसे हम नहीं जी सकते, तो हम जैसे जिए वैसे नई पीढ़ी भी नहीं जी सकती, तो उसकी तुलना असंभव है, तुलना नहीं करना है। महात्मा गांधी ने जब आश्रम बनाया डॉक्टर फार्म, उसकी आमदनी थी 5,000 पाउंड पर मंथ, एक महीने के 5,000 पाउंड। एक ही दिन में महात्मा गांधी ने तय कर लिया। MK गांधी से कर्मवीर गांधी हो गए, लुंगी पहन ली दक्षिण अफ्रीका में और मजदूरी करते थे। और 21 मील चल करके जाते थे प्रैक्टिस करने के, पैदल 21 मील हर रोज़ जाना, रात को वापस आ जाना। हम तो कुछ है ही नहीं उनकी तुलना में। उस ज़माने में महात्मा गांधी ने जो किया वो बारीकी से पढ़ेंगे तो लगेगा कि महात्मा तो अद्भुत पुरुष था। ऐसे हम हो नहीं सकते कभी। तो हम अगर ऐसे तो हमारे जैसे भी कोई हो ही नहीं सकता। ज़माना बदल गया, वैल्यूज़ बदल गए, लेकिन मूल चीज़ जो है एक है, पदार्थ बदलते जाते हैं। आज के ज़माने में कोई भावना करता है कि मैं पैसे के पीछे नहीं पड़ूंगा और समाज का काम करता रहूँगा, जितनी आवश्यकता है उतना मिल जाए बस समाधान है, तो भी ठीक है। हमको भी इतना मिल जाता था, लेकिन हमारे ज़माने में पैसे की कीमत नहीं थी, बहुत कम से चलता था। 200 रुपये में घर चलाते थे। कपिल पहली बार जब उसको आमला में भेजा, वो 8वां नंबर आया, पूरे स्टेट में 8वां नंबर 12वीं में। उसने कहा मैं लोक भर्ती में जाऊंगा नहीं, मैं आनंद की कॉलेज में पढ़ूंगा। हमने तलाश की तो फूड बिल 350 रुपया आता था। आनंद की कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के का फूड बिल 350 रुपया। उस ज़माने में मैं और मेरी पत्नी दोनों मिल कर के 150 और 150 300 रुपये कमाते थे। मैंने कहा 300 और आपको 50 रुपया कहीं से खर्च करके लाना, तो और हमको भूखे रहना, घर चलाना, है कैसे असंभव। दूसरे दिन परमात्मा ने एक आदमी को भेज दिया, वो आया, लगा बिल का 8वां नंबर आया है, हाँ उसको पढ़ाने की मेरी जिम्मेवारी है, मैं खरीदूँगा। आनंद में ही पढ़ाना है उसको, होनहार विद्यार्थी है, उसको लोक भर्ती में नहीं पढ़ाना है, आनंद में पढ़ेगा, पूरा खर्च मैं करूँगा। मैं और कपिल एक दूसरे के सामने देखते हैं, बच्चे को भी लगता है कि परमात्मा पर आधारित रहते हैं तो क्या क्या अनुभव आता है। फिर जब फी भरने का दिन आया, उसके पहले हार्ट फेल हो गया उनका कहने वाले, तो हम उनके घर पर गए थे। सामरखा गांव है आनंद के पास। पटेल थे, पति पत्नी, बच्चे नहीं थे। तो अंदर बैठी थी उनकी पत्नी, हम मैं पुरुषों के साथ बाहर बैठा था। मंजुला अंदर गई थी। उन्होंने कहा कि जगदीश भी आए हैं, बोले हाँ, उनको अंदर भी बुलाओ। तो मर गया है आदमी, तो अंदर गया। तुम्हारे भाई ने जो भी तुम्हारे लिए कहा है कपिल की पढ़ाई के लिए, वो उसकी जिम्मेवारी मेरी है, बच्चे को पढ़ाना अवश्य। ठीक, 6,000 रुपये लेकर के फ़ी भरने के लिए आ गई थी वो। एक बार लिया बस, फिर कपिल ने ऐसे व्यवस्था की कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बचपन से बच्चे देखते थे हमारे घर में पैसा है ही नहीं, तो किस तरह से बिना पैसे जीना सीख गए बच्चे भी। आज हवाई जहाज से घूमता रहता है। मैंने कहा पैसा कहाँ से लाते? बोले जो को पैसा देगा उसी के मीटिंग में जाऊंगा। मैंने कभी टिकट अपने पैसे से निकाली नहीं विदेश की। 5-6 बार विदेश होकर के आया है। बेल्जियम गया, जर्मनी गया, आयरलैंड गया, बांग्लादेश गया, मनीला गया, अभी फिलीपींस में गया। वहाँ के लोगों को आवश्यकता है मेरी, तो पैसे भेजेंगे, टिकट भेजेंगे तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। बच्चे भी ऐसे ये आज के ज़माने में जी रहे हैं। मैं तो पिछले ज़माने का आदमी था, लेकिन समाज पर मुझे बहुत भरोसा है। ये समाज पहले कसौटी करता है, लेकिन लगता है कि ये मनुष्य ठीक ही है, जो बोलता है वही करता है। तो उसमें पास हो गए तो
25 साल तक हमें बहुत झेलना पड़ा। 25 साल के बाद कोई मुसीबत नहीं। बच्चे पढ़े, मेरे बच्चे पढ़ाई की, मैंने तो छोड़ दिया था। आजकल मेडिकल कॉलेज में कितनी फीस होती है, पढ़ना होता है। स्कूटर लाना हुआ उसको। पहले साइकिल लेकर के, मैं यहाँ से ऑफिस में साइकिल लेकर के जाता था, भरत भी साइकिल लेकर के जाता था। फिर भरत को बहुत थकान लगती थी, उसने कहा पापा स्कूटर लाना पड़ेगा। मैंने कहा 35,000 का स्कूटर आता है, अपने पास कहाँ पैसे हैं। दूसरे दिन मद्रास से चेक आ गया एक आदमी का। दूसरे एक भाई आए, बोले आधा पैसा मैं दूंगा, 17,500। 17,500 दूसरे ने दिया। 3 दिन में स्कूटर आ गया घर पर। समाज चिंता करता रहता है ऐसे लोगों की, जो उसके ऊपर आधारित है, अपना कुछ रखा ही नहीं, छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा नहीं। ये अनुभव जिंदगी में आया है। दादा बैंक अकाउंट इंश्योरेंस काई नहीं ना? बैंक अकाउंट है, मुझे लोग पैसे देते हैं, कई तरह के पैसे आते हैं। आज मेरे पास लाख रुपए हो गए होंगे, लेकिन उसमें घर वालों को नहीं, ऑफिस वाले भी जानते हैं ये दादाजी का जो अकाउंट का खाता है उसमें घर वाले का पैसा नहीं है, घर में खर्च भी नहीं होता है उसका, वो मेरे लिए खर्च होता है। और मैं किसी को डोनेशन देना चाहूँ दे देता हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं। अभी उत्तराखंड में ये त्रासदी हुई तो हमने सोचा कि कुछ देना चाहिए, तो 80,000 रुपये हो गए। बोले, कपिल ने बोला कि लाख रुपये करने चाहिए। मैंने कहा 20,000 रुपया मैं दे दूँगा। मैंने देखा अपने खाते में पैसा पड़ा है, पैसों का क्या करना है, 20,000 रुपया मेरे ओर से देख लो, दे देंगे लाख रुपया। ऐसे ही लोग दे जाते हैं, कई लोग ऐसे ही दे जाते हैं पैसे, लेकिन आवश्यकता के से ज़्यादा खर्च नहीं करना कभी। पैसे है तो क्या है। और आपके जीवन में बा का क्या योगदान है? देखो, ऐसे फ़कीर के साथ जीवन बसर करना कोई रमत बात नहीं है। बहनों को तो ज़्यादातर घर चलाना होता है। उनको कल की फिक्र होती है, खाने पीना कल है कि नहीं है, उसकी चिंता उसको ज़्यादा होती है। हम पुरुषों को तो कोई सवाल ही नहीं है। उसने चलाया है घर, कल घर में अनाज नहीं है, गेहूँ नहीं है, मेरी श्रद्धा थी और उसको मेरे पर श्रद्धा थी। ये ईश्वर का बंदा है तो इसको कुछ न कुछ मिल जाएगा। कभी भूखे नहीं रहे हम लोग, कुछ न कुछ मिल ही जाता था। ये भी बहुत बड़ी बात। आज के ज़माने की लड़की होती तो डाइवोर्स देकर चली जाती, ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये रही। बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो, ऐसा होता है कि ईश्वर सबकी दुनिया की चिंता करता है। मेरे जैसे निकलते हैं तो मुझे सहयोग देने वाले भी मिल जाते हैं। परमात्मा पैदा करता रहता है। मेरे लिए पत्नी भी पैदा कर दी, ऐसे बच्चे भी ऐसे आ गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बुढ़ापे में मुझे ऐसी चिंता नहीं को पछतावा हो कि मैंने ये क्या किया। मैं कई कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, पूरी ज़िंदगी भर खादी की बात करेंगे, लेकिन उसकी पत्नी खादी नहीं पहनती, उसकी पत्नी गहने के लिए बोलती रहती है, वो बेचारा क्या करे। लेकिन मेरे घर में जो है वो खुला है। बच्चे भी है उसके अनुकूल, बहुएँ भी आई है तो उसके अनुकूल बहुएँ भी हम लाए हैं। तो शरत करके पहले फ़कीर का घर है भाई। ये माधवी की शादी के लिए हम गए थे भावनगर। उसको कहा देखो कि डॉक्टर है तो कभी बंगला बनेगा और गाड़ी आ जाएगी, ऐसा ख्वाब मत देखना।
या तो सन्यासी का घर है, साधु का, फकीर का, सहन करना पड़ेगा। उसने कहा जैसे भी होगा उसके साथ रहेंगे। तो आ गई। मैं तुलना नहीं करता अपने साथ, जिस तरह से मैं जिया उस तरह से बच्चे नहीं जी सकते हैं। और बच्चे जिएंगे तो बच्चे की श्रद्धा होगी, उतनी श्रद्धा उसकी पत्नी में नहीं होगी, उसके बेटे में भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जितना भी बचा है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो इंटर साइंस में तो कॉलेज छोड़ दिया, इन लोगों ने पढ़ाई पूरी की, वो MSc हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट, सारे गुजरात में नंबर 1 आया कपिल। कितनी पढ़ाई, कितनी मेहनत की होगी। अपनी चिंता भी करता था, आर्थिक चिंता भी करता था, मैं तो कुछ करता नहीं था। ये भी डॉक्टर हो गया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हुआ। कई लोगों ने मदद की, मेरी किताब पढ़ना उसमें आता है, कई लोगों ने मदद की, हो गया। यानी जितना मैंने चाहा उतना हो, उससे भी ज़्यादा हुआ। परमात्मा मदद करता है। દાદા તમારું જીવનનો સાર અગર તમારે કેવો હોય તે શું હોય? जीवन का सार नहीं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। एक फिल्म का गाना है, ये मेरा मोटो है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी न था। अनासक्त भाव से जियो, मोह नहीं रखना, परमात्मा पर भरोसा रखना। परमात्मा यानी समाज, परमात्मा ईश्वर को मानो या न मानो, समाज, उसके ऊपर भरोसा रखो। और क्या है, दूसरे का काम करते रहो, अपने सोचो ही मत। अपना ज़िंदगी निकल जाएगी दूसरे की चिंता करने में। सर्वोदय यानी सबका उदय, सबके उदय में मेरा उदय आ ही गया, सब में मैं हूँ एक। लेकिन मेरी चिंता मैं करूँगा तो समाज मेरी चिंता नहीं करेगा, मैं समाज की चिंता करूँगी तो समाज मेरी चिंता करेगा। कई लोग आज भी ऐसे मित्र हैं कि इनका कैसे चलता है, कई आकर के पूछते हैं आपको पैसे की ज़रूरत है। मैं अब तो नहीं लेता, किसी से पैसा लेता नहीं, पहले लेता था जब बच्चे की ज़रूरत होती थी, आज छोड़ दिया। तो लोग जानते हैं कि इस आदमी के पास कुछ है ही नहीं, उसको अपेक्षा ही नहीं है, कोई ऐसा मोह ही नहीं है मुझे पैसे का। कोई चीज़ का कोई ये लाना है, वो ख़रीदना है, मेरे में है ही नहीं कोई। ये का मेरा अच्छा है तो मुझे चाहिए, ऐसा कभी कोई चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। ये टीवी है, भरत कहता था, दूसरा नया फ्लैट। एक आदमी आया, उसने कहा ये क्या है आपके घर में रखा है? फ्लैट टीवी ले लो, बड़ा ले लो। इसमें भी दिखता है। मैंने कहा इसमें दिखता है तो फिर क्या ज़रूरत है? समाधान है, संतोष, जो है उससे संतोष। आज ये लाओ, कल दुनिया ऐसे ही चलती है, उसी में मर जाते हैं सब लोग, ज़िंदगी निकल जाती है। बहनों की लाइफ कैसी होती है, आज साड़ी लाई, कल देखा कि पड़ोसन में उससे अच्छी बेहतर साड़ी लाई, तो दिल उठ गया ऊपर से, इसको छोड़ो। नई साड़ी लाई ये, इसमें बेचारे आदमी मर जाता है, ला करके नई साड़ी लाता है, ज़िंदगी बसर हो जाती है। ऐसे ही पूरे मैं नहीं मानता। ज़िंदगी अपनी मनुष्य जीवन अनमोल है, दूसरे के लिए उसका उपयोग करना है। दूसरे के लिए जितना उपयोग करेंगे उतना समृद्ध हो जाएंगे। अपने लिए सोचना तक नहीं है, समाज सोचेगा अपने लिए। जो भी आवश्यकता होगी समाज पूरी करेगा, भरोसा है मुझे, समाज में पूरा भरोसा है। हर एक को ऐसे रहना चाहिए, और हर एक ऐसा रहेगा, समाज ऐसे ही पूरा बनेगा। दूसरे की जो चिंता करता है तो समाज कितना रामराज हो जाएगा ना, हो जाएगा। होगा नहीं, लेकिन सब हो गए नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, कभी होगा नहीं। विनोबा ने कहा बुद्ध आ गए, महावीर आ गए, जयप्रकाश जी हुए, हम भी घूम रहे हैं, फिर भी बिहार का वैसा। तो ऐसा ही समाज ऐसा ही रहेगा। ये महात्मा गांधी, विनोबा, दूसरे लोग आते हैं तो बैलेंस रहता है, नहीं आते तो बैलेंस ही नहीं रहता। ये बैलेंस रखने के लिए मूल से क्रांति हो जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। मनुष्य ऐसा ही रहेगा। कुछ अच्छे लोग, राम के ज़माने में ये धोबी एक था, तो अपने में क्या है,
लेकिन हमको चाहिए कि हम धोबी न बने और ऐश आराम में भी न रहे। हम समाज पर आधारित विश्वास रख करके जिए, अपनी चिंता छोड़े, समाज के रहेगा अपना। श्री ठीक है। कोई गीत दादा, कोई विनोबा जी के समय का कोई गीत, भूदान का कोई गीत याद है आपको? मैं आजकल गाता नहीं, सांस फूल जाती है मेरी। मैंने गीतों की किताबें लिखी है, संपादन किया, एडिट किया है, संग्रह मेरा प्रसिद्ध है। उसकी 70,000 80,000 नकलें प्रतियां भी की चुकी है। मैं नहीं गा सकता। एक ज़माने में बहुत गाता था मैं। सुना दीजिए, ऐसे बोल के सुना दीजिए कोई पंक्ति તમારું आपकी। ખાલી આપણે બોલીને સંભળાવી દો ને કંઈ જે તમને સૌથી પ્રિય હોય તે ભૂદાનનું સૌથી પ્રિય તમને જે ગીત હોય ને એની ખાલી પંક્તિઓ સંભળાવી દો, ગાતા નહીં. गाड़ी छोड़ी भटके भव्य भिखारी, भूमि आपो जगना ओ नर नारी, आ भूमि प्रभु निसारी। राजा ओए राज्यो आप्या रंके आपी वाड़ी, आपो पावन थावा कोई खेतर कोई क्यारी, आ भूमि प्रभु निसारी। ये जो गाने हम गाते थे सन 57 में 58 में गाँव का घूम करके प्रभात फेरी निकालते थे, गाँव में सर्कस निकालते थे, ऐसे गीत गाते थे, लोगों से अपील करते थे आपो दीजिए, भीख मांगते रहते थे ज़मीन की। इसके लिए गांव के लोगों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। लोग खिलाते थे पिलाते थे, कभी भूखे भी रखते थे। सन 57 की बात करें तो ऐसे कई गांव आए हैं जिसमें खाना भी नहीं मिला, तो भी ठीक, परमात्मा का प्रसाद है। ईश्वर चाहता है वैसे जीते हैं। ठीक है। ભીખમાં ખુમારી હે ને દાદા, हैं? ભીખમાં ખુમારી હતી એવું ને. ठीक है। गरीबी में भी आनंद है, गरीबी में स्वावलंबन का आनंद है।